नमस्कार छात्रों। पिछले कुछ समय से अपन प्रधान अध्यापक से संबंधित विभिन्न कंटेनों के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी और हमने जाना था कि विद्यालय प्रबंधन में प्रधान अध्यापक के क्या दायित्व होते हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या कार्यक्षेत्र हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनकी भूमिकाएं हैं। इन विभिन्न तमाम कंटेनों के संदर्भ में पिछले विभिन्न क्लासों के अंदर हमने विस्तार से अध्ययन किया था। अध्ययन की इसी कड़ी के अंतर्गत अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन एक नया कंटेंट लेंगे और वह है विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, मटेरियल रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस विषय वस्तु के ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं विषय वस्तु के ऊपर आने से पहले आज पुनः आपसे एक और अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी भावी शिक्षक हैं और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से यदि हम प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप कुछ वर्षों से आप और हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, भूकंप हो, उत्तराखंड के अंदर हिम ग्लेशियर के पिघलने की घटनाएं हो और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियां, चाहे स्वाइन फ्लू हो, कोरोना जैसी महामारी हो। इन तमाम प्रकार की जो बीमारियां वर्तमान संदर्भ में दिन दिन बढ़ती जा रही है, उसके पीछे निश्चित रूप से प्राकृतिक असंतुलन एक महत्वपूर्ण उसका कारण हो सकता है। और हाल ही में तो कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी और उसके अंदर जिस प्रकार से ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की स्थिति हुई, वो आप और हमसे छिपी हुई नहीं है। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक कारण इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। तो प्रकृति के संतुलन के अंदर प्राकृतिक संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूँ कि मानव जीवन के अंदर और मानव जीवन में भी यदि अपन ने अध्यापक का जो पेशा अपनाया है तो निश्चित रूप से प्रकृति का संरक्षण करने के लिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अपन यदि ये प्रण लें कि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा नहीं अपने जीवन काल के अंदर यदि 10 वृक्ष भी लगाते हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक जो ये असंतुलन हमारे सामने उपस्थित है उसके संरक्षण में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि जहाँ पर भी, चाहे खेत हो या अन्य खुला मैदान हो या विद्यालय प्रांगण हो या गांव के अंदर कोई ऐसा परिसर जहां खाली स्थान हो, निश्चित रूप से एक रचनात्मक सहयोग के द्वारा हम वहां पर वृक्षारोपण कर सकते हैं और वृक्षारोपण करके इस प्रकृति के संरक्षण में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा विचार था। यदि आप इसके ऊपर विचार करते हैं और इस कार्य के अंदर आप पहल करते हैं तो निश्चित रूप से मानवता एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुनः अपने कंटेंट के ऊपर आते हैं और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम भौतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कंटेंट के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विद्यालय के अंदर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। नंबर 1 भौतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन, और इन दोनों के सामूहिक संयोजन से ही विद्यालय की व्यवस्था के अंदर और जो बालक एवं बालिकाएं हैं उनके शिक्षा एवं उनके जीवन के सर्वांगीण विकास में इन संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विद्यालय के अंदर कौन कौन से भौतिक संसाधन होते हैं और उनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, इसके संदर्भ में इस क्लास के अंतर्गत हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत मुख्य रूप से विद्यालय भवन, जिसको हम स्कूल बिल्डिंग्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, शिक्षण अधिगम सामग्री,
कार्यालय, विद्यालय परिसर, फर्नीचर, खेल की सामग्री आदि विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं ये मुख्य रूप से भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और इन भौतिक संसाधनों के अभाव में निश्चित रूप से एक विद्यालय एवं बालक के सर्वांगीण विकास में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी रहती है। तो निश्चित रूप से इन संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करना, बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं कि संसाधन विद्यालय के अंदर वो भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन यदि उनका सही प्रकार से उपयोग नहीं होता है तो वो भौतिक संसाधन उपलब्धता भी किसी काम की नहीं है। और बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर उन संसाधनों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। तो निश्चित रूप से बालक के विकास में इन संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों का अनुरक्षण हो, क्योंकि इनके अभाव में न तो शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है और न ही विद्यालय के अंदर शिक्षण के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है उनका भी पूर्ण रूप से संपादन हो सकता है। इसलिए इन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के विकास में इन संसाधनों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति का यह दायित्व है कि वह विद्यालय भौतिक संसाधनों का अनुरक्षण करे एवं जिन संसाधनों का विद्यालय में अभाव है उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। तो इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय की छवि निर्माण में तथा बालकों के चहुमुखी विकास में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन संसाधनों का प्रबंधन अर्थात इन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए एक कुशल प्रशासक एवं प्रधानाचार्य विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है तथा बालकों का चहुमुखी विकास करता है। मानवीय संसाधनों में संबंधों में मधुरता तथा भौतिक संसाधनों में मरम्मत करना एवं रखरखाव करना, इनकी व्यवस्था करना इसका प्रबंधन कार्य कहलाता है, जो कि विद्यालय एवं बालक की उन्नति के लिए अनिवार्य है। भौतिक संसाधनों में प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया, जैसे स्कूल बिल्डिंग्स है, फर्नीचर्स है, शैक्षिक उपकरण है, प्रयोगशालाएं हैं, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय हो आदि, ये चीज़ें सब भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है। तो इनका हम क्रमानुसार विस्तार से क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। इसमें पहला हम लेते हैं विद्यालय भवन, स्कूल बिल्डिंग। भौतिक संसाधनों में विद्यालय भवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और बिना विद्यालय भवन के अभाव में निश्चित रूप से शिक्षण एवं शिक्षण से संबंधित क्रियाओं का करना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। इसलिए विद्यालय भवन बालकों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखिए दोस्त, किस प्रकार के विद्यालय भवन होने चाहिए इसके संदर्भ में अपन विचार करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में विद्यालय भवन निर्माण संबंधी समस्या प्रारंभ से ही है। जब से अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था लागू हुई तब से ये समस्या और भी बढ़ गई, क्योंकि पहले से ही विद्यालय भारत के अंदर जो विद्यालय है वहाँ पर भवनों का अभाव है और कुछ भवन है तो वो पूर्ण वातानुकूलित या शिक्षण के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त सुविधाओं को लिए हुए नहीं है। अतः भवन के स्वरूप पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आज भी अनेक विद्यालय अनुपयुक्त वातावरण तथा भवन अनुपयुक्त ऐसे परिसर हैं जहाँ पर चलाए जाते हैं। यह भली प्रकार से भवन निर्माण के कार्य को वहन करे, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि ऐसे जो विद्यालय हैं जहाँ पर अनुपयुक्त भवन है या पर्याप्त भवन नहीं है, ऐसे स्थानों पर उपयुक्त भवनों का निर्माण करना चाहिए। साथ ही विद्यालय के अंदर जो भवनों का निर्माण होता है वहाँ पर एक ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को भवन निर्माण से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए जिसको कि निश्चित रूप से स्थापत्य का कुछ ज्ञान हो। यानी कि वो विद्यालय प्रबंध समिति एवं इंजीनियर दोनों के मध्य एक कड़ी का कार्य कर सके
ऐसे व्यक्ति को भवन निर्माण से संबंधित जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपना चाहिए, ताकि विद्यालय के अंदर जो भवन निर्माण हो रहे हैं वो अच्छी सुविधाओं को लिए हुए, जैसे कि प्रकाश की व्यवस्था हो, उचित वातावरण हो, है ना, इस प्रकार की स्थितियों को लेते हुए भवनों का निर्माण होना चाहिए। अब विद्यालय के अंदर जो भवनों का निर्माण होता है उसके संदर्भ में भी दो प्रकार के कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं। पहला जो भवनों का निर्माण होता है जिसको ओपन प्लानिंग कहते हैं, जिसको खुली योजना के नाम से जाना जाता है, और दूसरे प्रकार के जो भवनों का निर्माण होता है उसको बंद योजना यानी कि क्लोज प्लानिंग कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं ओपन प्लानिंग की बिल्डिंग्स किस प्रकार की होती है। इसमें खुली हुई योजना में विभिन्न रूपों वाली इमारतों का उपयोग किया जाता है, और ये खुली योजना के अंदर जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों की शेप में होता है, जैसे कि एच शेप वाली बिल्डिंग, ई शेप वाली, एल वाली, टी टाइप या वाई शेप वाली या यू शेप वाली। इस प्रकार की बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है जो कि खुली होती है और पूर्ण रूप से वहाँ पर प्रकाश एवं हवा की व्यवस्था होती है। दूसरी प्रकार की योजनाएं होती है जिसको बंद योजना के नाम से जानते हैं। इसमें 3 प्रकार के भवनों का निर्माण होता है। नंबर 1 ठोस आयत, जो कि पूर्ण रूप से 4 दीवारी के अंदर बंद होती है और उसके अंदर बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, यानी कि बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्केप या जगह नहीं होती है। दूसरी प्रकार की होती है आयत, इसके बीचों बीच एक हॉल बनाया जाता है और इसके चारों तरफ कक्षों, प्रयोगशालाओं, विद्यालय व प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष आदि का निर्माण किया जाता है। और तीसरी प्रकार की होती है शून्य आयत, इसमें बीच में पूर्ण रूप से रिक्त स्थान रहता है तथा उसके चारों ओर इमारत बनाई जाती है। तो इस प्रकार से बंद योजना में 3 प्रकार की बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है। आजकल खुली योजनाओं का अधिक प्रचलन है। जो भी विद्यालय भवन बनते हैं, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण होता है, उसमें ओपन योजना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसमें पहला है भीतरी प्रांगण वाला भवन। इस प्रकार के प्रांगण वाले भवन में निम्नलिखित कक्ष होते हैं, जैसे कि प्रधानाध्यापक कक्ष है, अध्यापक कक्ष है, कार्यालय है, कक्षा कक्ष है, प्रयोगशालाएँ हैं, बरामदाएँ हैं, प्रांगण है। इस प्रकार की चीज़ें इस योजना के अंदर आती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती। दूसरी होती ई आकार वाले भवन। मैंने आपको बताया कि ई आकार वाले जो भवन होते हैं उसमें प्राचार्य कक्ष है, अध्यापक कक्ष है, हॉल है आदि इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने विद्यालय भवन से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसके संदर्भ में अध्ययन किया था। आगे की कक्षा के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो विद्यालय भवन संबंधी क्या आवश्यकता होती है उसके विषय में अपन प्रकाश डालेंगे, अध्ययन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।